हेलो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम सर्वनाम के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। हम विषय पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं इसके पूर्व मित्रों, आप लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा लीजिए ताकि हमारे आगामी वीडियो आपको स्वतः प्राप्त होते रहें और आप उनसे लाभान्वित होते रहें। मित्रों, हमने जाना था भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि की अभिव्यक्ति का माध्यम वर्ण होते हैं। ये वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इनके विषय में हम विस्तृत चर्चा अपने पिछले कुछ वीडियो में कर चुके हैं। इसी प्रसंग में हम जाना था सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। अर्थात केवल वर्णों को पास पास रख देने से ही वह शब्द नहीं कहलाता। शब्द के लिए अर्थ है उनका सार्थक होना, उसमें कोई अर्थ होना। ये शब्द भी दो प्रकार के थे, विकारी और अविकारी। अविकारी जिसे अव्यय भी कहते हैं, पर हमने अपने पिछले एक वीडियो में विस्तृत चर्चा की थी। बात आती है विकारी शब्द की। हमने जाना था लिंग, वचन व काल के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन होता है वह विकारी शब्द कहलाते हैं। इस तरह के शब्द मूलतः चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा के विषय में हमने विस्तृत चर्चा अपने एक अन्य वीडियो में की है। आज हम सर्वनाम के विषय में इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात करते हैं। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम किसे कहते हैं? तो मित्रों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ ही होता है सबके नाम। अब हम बार बार यदि नाम का प्रयोग करें तो वह साहित्य के अंतर्गत ठीक नहीं लगता। परिणाम स्वरूप हम उसके स्थान पर दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं और वही सर्वनाम कहलाते हैं। मित्रों, इसके 6 भेद हैं और वो 6 भेद कौन कौन से हैं इस पर अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को। पुरुष जैसे नाम से ही पता है, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग पुरुष के स्थान पर किया जाए वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संस्कृत के विद्यार्थी जानते हैं पुरुष किसे कहते हैं। पुरुष 3 प्रकार के हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत बोलने वाले के नाम के स्थान पर प्रयुक्त शब्द आता है। जो बोल रहा है, जो का करता है कार्य का, उसके नाम के स्थान पर जो शब्द आते हैं वह उत्तम पुरुष में आते हैं, जैसे मैं और हम। अब आते हैं हम मध्यम पुरुष पर। तो सुनने वाले के नाम के स्थान पर प्रयुक्त शब्द मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। मित्रों, वार्ता केवल 2 लोगों के बीच होती है, बाकी तो औपचारिक होती है। तो जब वार्ता 2 लोगों के बीच में होती है तो एक मैं होता है और एक सामने वाला तुम होता है। तो यह जो मध्यम पुरुष है यह तुम या तू के नाम से संबोधित किया जाता है। मित्रों, तीसरा पुरुष है अन्य पुरुष, जिसके संबंध में कहा जाए जब 2 व्यक्ति बात कर रहे होते हैं तो निश्चित रूप से वह चाहे अच्छाई करो या बुराई, किसी तीसरे व्यक्ति के विषय में चर्चा कर रहे होते हैं। तो ये जो तीसरा पुरुष है इसके विषय में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है संज्ञा के स्थान पर वह अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है। वे इसी तरह के शब्द हैं। हम वाक्य में प्रयोग के रूप में देख सकते हैं: आपने इतना कष्ट क्यों किया? मैं भारतवासी हूँ। यहाँ आपने और मैं, आपको, इसी तरह के शब्द नजर आ रहे हैं जो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब आते हैं हम सर्वनाम के दूसरे भेद पर, जिसका नाम है संबंधवाचक। प्रश्न उठता है, संबंधवाचक से क्या अर्थ है? तो जिन सर्वनाम शब्दों का
वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं तो एक दूसरे वाक्यों से संबंध प्रकट करने वाले शब्द संबंधवाचक कहलाते हैं। जैसे जो बोएगा सो काटेगा। यहाँ बोएगा और काटेगा दो छोटे छोटे से वाक्य हैं और उन्हें जिनसे के माध्यम से जोड़ा गया है वह है जो और सो। तो ये जो और सो है ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। तीसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है मित्रों, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। याद रखना है, निश्चय निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत हो। वह आपकी पुस्तक है, वह मतलब निश्चित बताई जा रही है बहुत सारी पुस्तकों में, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यह कृति मेरी है, यह एक निश्चित संकेत किया जा रहा है, ये निश्चयवाचक के अंतर्गत आएगा। चौथा भेद है अनिश्चयवाचक। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत न हो, ठीक पहले वाले से उल्टा हो गया है, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कोई पढ़ रहा है तो कोई शब्द यहाँ पर निश्चय नहीं है कौन है, यहाँ पर कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। दाल में कुछ काला है, कुछ है, कीड़ा है या जीरा है, पता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये कुछ अनिश्चय के अंतर्गत आएगा। पांचवा भेद है मित्रों प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे शब्द जिनसे प्रश्न का बोध हो, हमें लगे प्रश्न किया जा रहा है, तो ऐसे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन, कुछ, क्या इसी के अंतर्गत आते हैं। मित्रों, यहाँ आपको ध्यान रखना है, कौन शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो यह प्राणियों के लिए होता है और कुछ का प्रयोग वस्तुओं के लिए किया जाता है। कौन आ रहा है, जब इस तरह से आपसे कहा जाएगा तो ये कौन प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएगा। छठा और अंतिम भेद है निजवाचक। जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के कर्ता के लिए किया जाता है मित्रों, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं अपने आप पढ़ता हूँ, मैं कहने वाला करता है, वो कह रहा है किस तरह पढ़ता है, अपने आप पढ़ता है, तो स्वयं के लिए उसने अपने आप शब्द प्रयोग किया है, यह निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो मित्रों, हमने देखा सर्वनाम वह शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। पुरुष के स्थान पर प्रयोग होने वाले पुरुषवाचक, इसके 3 भेद हमने देखे थे। उसके बाद आए थे हम संबंधवाचक पर, जो सो, जिसका, उसका, इस तरह 2 वाक्यों को जोड़ने के काम आते हैं। निश्चयवाचक निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं। अनिश्चयवाचक अनिश्चय की स्थिति को दर्शाते हैं। और प्रश्नवाचक प्रश्न किया जाता है, जिन शब्दों के माध्यम से वह प्रश्नवाचक के अंतर्गत आते हैं। कौन प्राणियों के लिए और कुछ वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है। और अंतिम भेद था निजवाचक, जब वाक्य का कर्ता स्वयं अपने लिए वाक्य में किन्हीं शब्दों का प्रयोग करे तो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। मित्रों, आप इस तरह से 4 उदाहरण साथ लेकर यदि इसे समझेंगे, पढ़ेंगे, तो 5 मिनट से ज़्यादा आपको सर्वनाम याद करने में समय नहीं लगेगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस लिंक को लाइक अवश्य करिएगा, हमें उससे प्रोत्साहन मिलता है।